नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज और आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम संवाद में। जैसा कि आपको पता है कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से राजनीतिक, प्रशासनिक, शिक्षा आदि क्षेत्रों से जुड़ी हस्तियों से करते हैं मुलाकात और करते हैं संवाद, पूछते हैं उनसे जनता के सवाल जनता के लिए। तो आज मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व क्षेत्रीय संयोजक पंचायत प्रकोष्ठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, और अगर बात करें तो शिक्षा क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, जिनमें श्री राम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मेरठ, श्री राम नर्सिंग एवं फार्मेसी मेरठ, CERT कॉलेज ऑफ लॉ एंड एजुकेशन मेरठ, श्री राम सिंह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा और SRS ग्लोबल स्कूल मेरठ से, जिनके चेयरमैन हैं मेरे साथ हैं आज श्रीमान डॉक्टर राजेंद्र यादव। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। आपने कीमती वक्त अपना दिया। तो सर, हमारा जो मेन मोटिव है इस कार्यक्रम का वो है जनता के सवाल। चूँकि आज आप हमारे साथ हैं तो मेरा सर पहला ही क्वेश्चन आपके लिए होगा। सर, आप क्षेत्रीय संयोजक पंचायत प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। चूँकि अभी निकट भविष्य में 2022 में यूपी के चुनाव आ रहे हैं, कैसे देखते हैं इस बार के चुनाव को? उत्तर प्रदेश में क्या अलग रहने वाला है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, इस बार का जो चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जनता पिछली जो सरकारें रही, चाहे मैं बात करूं समाजवादी की, चाहे बात करूं बहुजन समाजवादी पार्टी की, जी, तो उन सरकारों में जिस तरीके से गुंडागर्दी, अराजकता और भ्रष्टाचार का बोलबाला उत्तर प्रदेश के अंदर रहा और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई, चाहे समाजवादी का शासन रहा हो और चाहे बसपा का। वर्तमान में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी सरकार चल रही है, उसमें आज इतने सुकून का माहौल है पूरे प्रदेश के अंदर कि प्रदेश का ग्राफ तेजी से विकास के क्षेत्र में भी बढ़ता जा रहा है और कानून के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी उपलब्धि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार ने हासिल की है। और आज गुंडे और बदमाश या तो इस प्रदेश को छोड़ करके जा चुके हैं, या वो जेलों के अंदर हैं, या इस दुनिया को छोड़ करके चले गए हैं। तो आम व्यक्ति जिसको एक माहौल चाहिए कि जिससे जो है डर का, भय का माहौल, वातावरण समाज के अंदर ना हो, प्रदेश के अंदर ना हो, तो वैसा माहौल इस समय पूरे प्रदेश के अंदर है। और आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में उत्तम प्रदेश बन रहा है और लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है सर। अभी पिछले 1 साल से किसानों का मुद्दा चल रहा था, किसान कृषि कानून को लेकर। अभी केंद्र सरकार ने उनको वापस भी ले लिया है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, किसानों को लेकर जी, कृषि जो कानून थे वो वास्तव में एक बहुत दूरगामी सोच के रूप में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के आई थी। जी कि हमारे किसानों को जो आज तक छलते थे, ठगते थे, चाहे मैं बात करूं आड़तियों की या दूसरे बिचौलियों की, तो उससे बचाने के लिए और वैकल्पिक खेती की व्यवस्था देने के लिए और परंपरागत खेती के माध्यम से और उसको बढ़ावा देने के लिए ये कृषि कानून, ये विधेयक लाए गए थे। लेकिन जैसा आदरणीय मोदी जी ने कहा कि हम लोग वास्तव में जनता को उसको समझाने में कामयाब नहीं हो पाए। जो विरोधी दल थे या जो विपक्षी नेता थे, उन्होंने जनता को भ्रमित करने का और बरगलाने का काम किया। तो आदरणीय मोदी जी ने उसमें ये राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए इसी को बेहतर समझा और उन कानूनों को उन्होंने वापस लिया। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए देश की जनता से इस बात के लिए माफ़ी भी मांगी कि हम लोग आपको ठीक प्रकार से इन कानूनों के विषय में नहीं समझा पाए, इसलिए हम इन कानूनों को वापस लेते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उन कृषि कानूनों के विरोध में जो राजनीति चल रही थी, तो उसके अंदर देश के जो शत्रु लोग हैं, जो विदेशों से जुड़े हुए लोग हैं, जिनके तार ISI जैसे आतंकी संगठनों के साथ में जुड़े हुए हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं इस जो किसान आंदोलन चल रहा था उसके माध्यम से देश में अराजकता पैदा करना चाहते थे। तो उस सब बातों को ध्यान में रखते हुए आदरणीय मोदी जी ने इसको वापस लेना बेहतर समझा और हमारी सरकार ने इसको वापस लिया। और जहाँ तक किसानों की बात है, तो आप देखते हैं कि लगातार किसान सम्मान निधि के रूप में प्रत्येक किसान को, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, हर 3 महीने में 2,000 की किस्त सीधे उसके खाते में जाने का काम हमारी देश की सरकार के द्वारा आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और ये जो सरकार हमारी काम कर रही है, ये वास्तव में उसी विचारधारा को लेकर के, जिस विचारधारा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की स्थापना आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की, और जिस बात को लेकर के हमारे महापुरुषों ने
ये विषय रखा कि जैसे मैं बात करूं अंत्योदय की, कि जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है उसका विकास कैसे हो, तो इसी सोच को लेकर के हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे भारत की सरकार हो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, और चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, तो निश्चित रूप से किस प्रकार से अंतिम पंक्ति में खड़े हुए उस व्यक्ति का भला हो, कैसे उसका विकास हो, जो कहीं ना कहीं पीड़ित है, दलित है और किसी न किसी रूप में जो आज तक उपेक्षित रहा, तो उसको कैसे एक माहौल इस प्रकार का दे कि उसका विकास हो, उसके परिवार का विकास हो और वो भी अपने परिवार का लालन पालन और अपने बच्चों का पढ़ाई लिखाई और सारी चीज़ें करा सके। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकारें लगातार काम कर रही हैं इसी दिशा में। जी। अच्छा, एक मुद्दा और होता था चुनाव में जी। अगर मैं भाजपा के विपक्ष की बात करूँ तो चुनाव मेन मुद्दा था राम मंदिर को लेकर। जी। अब राम मंदिर भी भगवान श्री प्रभु राम मंदिर निर्माण हो रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोग जब चुनाव होते थे तो इस बात का प्रश्न करते थे कि भारतीय जनता पार्टी वाले इस बात को कहते हैं कि 370 लेकिन कब हटाएंगे उसकी तारीख नहीं बताते, राम मंदिर बनाएंगे लेकिन कब बनाएंगे उसके विषय में कोई चर्चा नहीं करते। तो मैं समझता हूँ कि देश को और उन विरोधियों को इस बात का बहुत माकूल जवाब देने का काम, जैसे हमने लोगों ने देखा आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी श्रीमान अमित शाह जी के द्वारा 370 को एक झटके में कश्मीर के अंदर से समाप्त किया गया, उसी प्रकार से भव्य राम मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो लगातार चल रहा है। और आप देखेंगे कि एक विश्व प्रसिद्ध जो हमारे भगवान श्री राम के नाम से जो अयोध्या के अंदर मंदिर का निर्माण हो रहा है वो इतना भव्यता लिए हुए होगा कि उसके दर्शन करने के लिए पूरे विश्व से पर्यटक वहाँ लोग आएंगे और उसकी भव्यता अपने आप में एक जो है देखने को मिलेगी। और ये देश के लिए बड़े गौरव का मैं कहूँगा कि समय है कि 500 वर्षों के बाद हम आज उस भव्य राम मंदिर निर्माण को देख रहे हैं। तो जनता इन सब चीज़ों को जानती है और विरोधियों को इस चुनाव के अंदर माकूल जवाब देने वाली है। जी। सर, मेरा अगला क्वेश्चन है, चुनाव निकट हैं जी, तो जितनी भी पार्टियां हैं वो लगी हुई हैं चुनावों को लेकर। अच्छा, समाजवादी पार्टी के नेता का एक बयान है कि भाजपा धर्म की राजनीति करती है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, उनका जो बयान है, मैं धर्म को इस परिप्रेक्ष्य में नहीं देखता मजहब वाले में कि हिंदू या मुसलमान की राजनीति की बात करूं, लेकिन धर्म निश्चित रूप से कोई भी जो व्यक्ति है उसका धर्म, यानी राजनीति तो धर्म से ही होती है ना, अधर्म से तो नहीं होगी। जी। मेरा क्या धर्म है, राजा का क्या धर्म है? राजा का धर्म है अपनी प्रजा की सेवा करना, अपने लोगों की सेवा करना, उनका विकास करना और वो किसी भी रूप में दुखी ना हो, इस पे काम करना। तो निश्चित रूप से उस रूप में तो मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी धर्म का काम करती है। तो धर्म के आधार पे ही हमारे जो राजनेता हैं वो लोगों की सेवा करने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये धर्म हमारा मजहब वाला धर्म नहीं है। आप देखेंगे कि हिंदू, मुसलमान, सिख या ईसाई के रूप में कहीं भी किसी भी प्रकार का भेदभाव हमारी सरकारों के द्वारा कहीं भी नहीं किया जाता है। मैं बात करूं चाहे आयुष्मान योजना की, तो आप देखेंगे कि इतनी बड़ी भारी योजना है कि पूरे विश्व के अंदर स्वास्थ्य को लेकर के इससे बड़ी कोई योजना आज तक किसी भी देश में नहीं लागू हुई कि 5 लाख तक का फ्री में इलाज किसी भी परिवार को पूरे 1 वर्ष के अंदर मिलना, और उसमें मतलब बगैर किसी भेदभाव के जो भी लाभार्थी है उसको उस बात का लाभ मिल रहा है। प्राइवेट अस्पतालों के अंदर जो क्योंकि हम लोग खुद भी अपना अस्पताल चलाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि जिन अस्पतालों के अंदर गरीब पहले सोचता था कि अंदर जाऊं या ना जाऊं, आज वो पूरी दृढ़ता के साथ में और पूरे आराम के साथ में जाकर के अपना इलाज कराने का काम आयुष्मान योजना के तहत करता है। और ये बहुत बड़ी योजना आदरणीय मोदी जी ने लागू की। इसी प्रकार से आदरणीय मोदी जी का जो मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो लगातार हमारी सरकारें, चाहे प्रदेश की सरकार हो और चाहे देश की सरकार हो, तो सबको साथ लेके और सामूहिक विकास के आधार पर ही हम लोग लगातार हमारी सरकारें काम कर रही हैं। तो विपक्षियों का ये कहना कि धर्म आधारित राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, तो ये बात पूर्णतः पूरी तरीके से गलत है। हाँ, हम लोग धर्म इस बात में मानते हैं कि जो हमारा कर्तव्य है, जो एक राजा का कर्तव्य है, वो हमको पालन करना है। हम जनता की सेवा करने के लिए राजनीति में आए हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग अपने उस धर्म का जरूर पालन कर रहे हैं। जी। अच्छा, समाजवादी पार्टी कह रही है इस बार 300 पार सीटें जीतेंगे, जिसमें अगर देखा जाए तो कई क्षेत्रीय पार्टी से भी गठबंधन हो चुका है, जिसमें अगर बात की जाए तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल आदि पार्टियों से गठबंधन हो चुका है। तो क्या सपा कड़ी टक्कर देने वाली है? मुझे कहीं भी नहीं लगता कि कोई भी इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने की स्थिति में है। जी। क्योंकि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में लगातार जिस तरीके से कार्य इस प्रदेश के अंदर किए जा रहे हैं और जो पुराना अराजक माहौल इस प्रदेश के अंदर रहा उसको
लगातार जो है कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम और लगातार लोगों के विकास करने का काम जिस तरीके से किया जा रहा है, तो आज हर व्यक्ति अमन चैन महसूस करता है। आज हर व्यक्ति को लगता है कि वो अपने जो भी रोजगार करता है उसको भली प्रकार से कर सकता है। वरना तो उस पूर्व की सरकार, समाजवादी की सरकार में तो इस तरह की अराजकता का बोलबाला था कि लोगों को सोते हुए जगा करके जबरन उनके पशुओं को खींच करके और गोली मार करके किसानों के और उनके पशुओं को ले जा करके काटने का काम किया जाता था। आज हमारी गौ माता या जो भी गोवंश है या दूसरे मतलब किसान सुख चैन की बात करते हैं। हम लोग जाते हैं जैसे देहात में, तो किसानों का ये कहना सबसे बड़ी बात मुझे नजर आती है कि किसानों का ये कहना कि भाई आज ऐसे हालात हैं कि हम चाहे रात के 2 बजे अपने खेतों पे चले जाएं, चाहे 3 बजे चले जाएं, आधी रात को निकल जाएं, हमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं लगता। अन्यथा पूर्व की सरकार के अंदर तो शाम होने के बाद किसान की हिम्मत नहीं होती थी कि अपनी टुएल पे जाए या अपने खेतों को जा करके देखे। इतना डर का और भय का वातावरण था। तो जिस तरीके की गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार था उसको खत्म करने का काम आदरणीय योगी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश में किया है। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ और भी ज्यादा सीटों में बढ़ करके आएगी। ये आप देखिएगा 2022 में जनता इस बात को तय करेगी। जी, मैं मुरवार मंडल में आना चाहूँगा। मुरवार मंडल सपा गढ़ माना जाता है क्योंकि यहाँ ज़्यादातर देखा जाए तो अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी भी समाजवादी पार्टी के हैं और एमएलए की बात करें तो एमएलए भी ज़्यादातर समाजवादी पार्टी के हैं। तो किस तरह से इस बार भाजपा इस गढ़ में सन लगा पाएगी? निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ अपने कार्यकर्ताओं के बल पर और इस मंडल की जनता के बल पर, और जिस तरीके से हमारे आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार चल रही है, जिस तरीके से विकास का काम हो रहा है, जिस तरीके से कानून व्यवस्था को सुधारा जा रहा है, तो मेरा ये मानना है, मैं अपने कार्यकर्ताओं और अपनी इस क्षेत्र की जनता के आधार पर और उनके बल पर यह कह सकता हूं कि निश्चित रूप से इस मुरादाबाद मंडल के अंदर कमल लहराएगा और बहुत तेजी के साथ में लहराएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस मंडल के अंदर सीटें भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी। सर, बिलारी विधानसभा को लेकर बातचीत करते हैं। जी, बिलारी विधानसभा को कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर पिछले चुनाव की बात करें जिसमें एक उपचुनाव भी हुआ है, उसमें समाजवादी पार्टी, इस बार सिटिंग विधायक भी समाजवादी पार्टी के हैं, तो किस तरह से भाजपा बिलारी में कमल खिला पाएगी? चूंकि अगर बात की जाए तो यहाँ अगर हम एक प्रकार से जनगणना के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर पॉपुलेशन, अगर मुस्लिम वोटर की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 1.25 लाख प्लस यहाँ वोटर मुस्लिम हैं और करीब करीब 2 लाख से ज़्यादा, करीब करीब दुगना अगर बात करें तो हिंदू वोटर है। तो किस प्रकार से बिलारी विधानसभा में इस बार भाजपा कमल खिला पाएगी? देखिए, ये दुर्भाग्य रहा इस बिलारी विधानसभा का कि यहाँ एक ऐसे परिवार का विधायक बनते रहे लगातार 3 बार से कि जिन्होंने वास्तव में क्षेत्र में कोई भी विकास काम कराने का काम नहीं किया। अपितु उन्होंने कोटे की राजनीति की, तहसील और थानों की दलाली करने का काम उन लोगों ने किया जिस समय समाजवादी की सरकार रही। तो मेरा ये दृढ़ विश्वास है और आज मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बल पर ये कह सकता हूं कि आने वाले 2022 के चुनाव में निश्चित रूप से आप देखेंगे बिलारी के अंदर भी कमल खिलेगा और पूरे प्रदेश में भी कमल खिलेगा। 2022 के चुनाव में भाजपा कितनी सीटें जीत रही है सर? कितनी सीटें लेकर आएगी? मेरा अपना मानना है कि पिछली बार का जो आंकड़ा हमारा 325 सीटों का था, उससे भी बढ़कर के इस प्रदेश की जनता इस बार जो है हमें मैंडेट देने वाली है और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से इस प्रदेश के अंदर पुनः आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली। जी, काफ़ी समय हुआ, चलते चलते सर लास्ट क्वेश्चन है मेरा, वाइस न्यूज चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, खासतौर से बिलारी विधानसभा के लोगों को? बिलारी विधानसभा के लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आने वाला समय चुनाव का है और जिस तरीके से वर्तमान सरकार हमारी प्रदेश के अंदर आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, तो निश्चित रूप से हम सब लोगों को मिलकर के इस बिलारी विधानसभा में भी पूरे प्रदेश की तरह कमल को खिलाना है। और मैं सबसे ये आग्रह करना चाहूँगा कि हम लोग अपने जातिगत दुराग्रहों को भुला करके और सब एकजुट होकर के और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पुनः इस प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार बनाने का काम करें और इस बिलारी के अंदर भी इस कमल को खिलाने का काम करें और जो भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से तय करे उसको जिताने का काम हमारे इस क्षेत्र की जनता को करना है। यही मैं उन सबसे निवेदन करना चाहूँगा। जैसे बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। बहुत धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ भाजपा नेता श्रीमान डॉक्टर राजेंद्र यादव जी। इनके साथ बहुत सारी बातें हुई, वार्तालाप हुआ, संवाद को लेकर हमने परिचर्चा का दौर जारी रखा। तो ऐसे ही नई नई हस्तियों से हम मिलते रहेंगे, करते रहेंगे संवाद, पूछते रहेंगे जनता के सवाल जनता के लिए। तो देखते रहिए YS न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।